गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम लोग भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण एमसीक्यू को करेंगे, जिसमें से प्रथम चैप्टर है भारत में यूरोपियन का आगमन एवं विस्तार। भारत के गवर्नर जनरल। भारत में 1757 से 1856 के बीच हुए प्रमुख विद्रोह। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो इसमें से कहा गया है ऑप्शन डी सुमेलित है। ऑप्शन डी में है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू अंग्रेज़ों द्वारा पराजित किया गया और युद्ध में मारा गया। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई तथा इसी दौरान टीपू युद्ध में मारा गया। इस समय कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। फिर है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। प्रश्न आ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्य कार्य था? विद्यार्थियों को पढ़ाना या फिर सिपाहियों को प्रशिक्षित करना? तो उत्तर होगा सिपाहियों को प्रशिक्षित करना। अगला है कि प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया तथा अंग्रेज ने व्यवस्था में 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की। फिर आता है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। इसमें हैदर अली को अंग्रेजों ने पोर्ट नोवो में पराजित किया। यहाँ पर द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि की गई थी, है ना। पूछ दे कौन सी संधि की गई, तो उत्तर होगा मंगलोर की संधि। फिर आता है तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने टीपू को पराजित किया एवं 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि किया। इसके अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपये युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से कारण भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में एक से अधिक। साथ ही साथ कहता है कृषि में निवेश कम वाला सिद्ध होना और कच्चे माल की आवश्यकता, पुनर्जागरण का अभ्युदय, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार, उत्कृष्ट इच्छा, यूरोप में पुरातन व्यवस्था यानी कि सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था यानी कि पूंजीवाद का आना। तो इन्हीं सभी कारणों से भारत में यूरोपीय उपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का कारण बना। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है पुर्तगालियों के कालीकट पहुंचने के समय वहां का शासक जमोरिन था। फिर है 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। फिर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। डी का कहता है कि उपर्युक्त में सभी। इस प्रश्न का उत्तर ए है ना। कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ पर ए को सही माना गया है, बाकी सभी के बारे में गलत माना गया है। इसकी चर्चा करते हैं कि ये सभी गलत क्यों है। पहला फैक्ट है कि 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलुक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार किया। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। तो अगर पूछ दे कि द्वीप पर अधिकार कब हुआ, तो इसका उत्तर होगा 1509 ईस्वी, है ना। गोवा पर अधिकार कब हुआ था? तो 1510 ईस्वी। सेकंड फैक्ट है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अल्फांसो डा अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। तो प्रथम गवर्नर जो थे पुर्तगाल के, वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना। सॉरी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। दूसरा गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इस कारण से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है कि प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1498 ईस्वी को कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा। कालीकट का तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। इसके अलावा है अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो इसके सेकंड जो गवर्नर थे उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। पूछ देगा कि पुर्तगालियों का मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था, तो उत्तर होगा कोचीन। प्रश्न है, डचों के पतन के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें।
पहला है निजी व्यापार में अधिक सक्रियता, दूसरा है संसाधनों का अभाव और तीसरा है अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति। तो उपर्युक्त में से कौन सी कथन सही है? तो तीनों को सही माना गया है। यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम क्या है? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, इसके बाद डेन्स और अंतिम में फ्रांसीसी आए। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। यूरोपीय देश और भारत में आगमन का वर्ष। तो पुर्तगाली जो थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का आगमन हुआ। डच है 1596 ईस्वी, कार्नेलिस डहस्तमान के रूप में भारत का आगमन हुआ। फिर है अंग्रेज, ये 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। डेन्स 1616 ईस्वी डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आया। फिर फ्रेंच है 1664 ईस्वी, ये हुए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर भारत पहुंचा। तो इस प्रकार से इसका कालक्रम था। प्रश्न है प्लासी युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन असत्य हैं? यहाँ पर असत्य कथन को चूज करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कोई नहीं। अगला प्रश्न है मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? तो उत्तर है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति उसे मिली। फिर है कलकत्ता के पास 24 परगना की ज़मीन उसे हासिल हुआ। फिर है निजी व्यापार में कर से छूट मिली। तो इस प्रकार से मीर जाफर नवाब बनते ही कंपनी को इन्होंने लाभ दिया। साथ ही साथ है कि मीर जाफर ने कलकत्ता अंग्रेज़ों को नजराने और हर्जाने के रूप में लगभग 17 लाख रुपये अदा किए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर सूची 1 में है सगोली की संधि, यांडवू की संधि, लहासा की संधि और गडमक की संधि, जिसमें से ऑप्शन ए को सही माना गया है। ऑप्शन ए में सगोली की संधि का संबंध बताया गया है अंगला और नेपाल के बीच। बी जो है यांडवू की संधि, ये हुई थी अंगला और बर्मा के बीच। लहासा की संधि हुई थी अंगला और तिब्बत के बीच, यानी कि अंग्रेज और तिब्बत के बीच। और गंडमक की संधि हुई थी अंग्रेज और अफगान के बीच। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कब किसके साथ मुख्य रूप से संधि हुई। तो सगोली की संधि मार्च 1816 ईस्वी में संपन्न हुई। अब चूँकि बिहार से प्रश्न है, बिहार का एग्ज़ाम है, तो सगोली की संधि पूछा जा सकता है चूँकि बिहार से सटे हुए देश नेपाल है। तो ये संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। इस संधि से अंग्ला नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि में निम्न शर्तों का प्रावधान किया गया। पूछ दे किन किन शर्तों का प्रावधान किया गया। तो पहला है नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लिए। फिर है ब्रिटिश भारत और नेपाल राज्य की सीमा निश्चित की गई। तीसरा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखे जाने की अनुमति मिली। तो यहाँ पर सिक्किम को याद रखना है और ब्रिटिश रेजिडेंट को याद रखना है। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है यांडवू की संधि जो हुई थी 1826 ईस्वी में हुई थी। इस संधि की शर्तें थी मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया, है ना। फिर है टेनासिरिन और मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया। फिर है टेनासिरिम और अराकान के प्रांत वर्मा सरकार ने अंग्रेजों को दे दिया। फिर है बर्मा सरकार ने 1 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दिए। प्रश्न है लहासा की संधि। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों और तिब्बत के बीच युद्ध की समाप्ति हुई। इसमें निम्नांकित प्रावधान किए गए। पहला है अंग्रेजों को मातुंग और गरतोक में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में अधिकार मिले। दूसरा है युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु तिब्बत पर 75 लाख रुपये देने का बोझ डाला गया। बाद में यह राशि घटाकर 25 लाख रुपये किया गया। तीसरा है हर्जाने की राशि प्राप्त होने तक चुम्बी घाटी को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखने का निर्णय किया। तो घाटी का नाम भी पूछ देगा कि कौन सी घाटी थी, तो उत्तर होगा चुम्बी घाटी। नेक्स्ट फैक्ट है कि गंडमक की संधि कब हुई थी। तो 1879 ईस्वी में द्वितीय अंग्ला अफगान युद्ध की समाप्ति इसी संधि से हुई थी। इस संधि के प्रावधान थे याकूब ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया। फिर अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के अमीर को 6 लाख रुपये वार्षिक देने तथा अफगानिस्तान को सुरक्षा का वचन दिया। तो इस प्रकार से था इस प्रश्न का महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन। इसे आप ध्यानपूर्वक देख लें। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का चार्टर प्राप्त किया। फिर है कि यह ईस्ट इंडिया
के साथ व्यापार करने का उद्देश्य से स्थापित एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। तो सही कथन यहाँ पर है, ये दोनों सही है। प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश व्यापार के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए। फिर है, टॉमस रो ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कहा गया है कि केवल 2 सही है, यानी कि टॉमस रो ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। अब पहला गलत क्यों है, तो इसकी चर्चा करते हैं कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जारी रॉयल चार्टर के अनुसार की गई। कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो सर्वप्रथम आए थे कैप्टन हॉकिंस। कब आए थे? 1608 ईस्वी। शुरुआत में क्या हुआ, कैप्टन हॉकिंस को सफलता नहीं मिली, है ना, शुरुआत में इसे ठुकरा दिया गया था। फिर आता है 1613 ईस्वी। यहाँ पर जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना एक पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति जारी किया। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन गलत था। दूसरा कथन सही है, क्योंकि सर टॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिक व्यापारिक अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त किए, है ना। इस प्रकार अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद, भरूच में व्यापार केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक क्षेत्र में का विस्तार करने में सफल हो गई। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कासिम बाजार भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बिंदु था। दूसरा है, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रैंक केरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। तो उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर सिर्फ 2 को सही माना गया है, 1 को गलत माना गया है। पहला कथन गलत है। ध्यान देना है कि 1673 ईस्वी में बलिकोंडीपुरम यानी कि बीजापुर के सुल्तान के अधीन जो क्षेत्र था, वहाँ के गवर्नर शेर खान लोदी ने मसूलीपट्टनम कारखाने के निर्देश फ्रैंकोइन मार्टिन को बसने के लिए एक जगह दी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में हुई थी। उसी वर्ष फ्रैंकोइन मार्टिन ने फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कैरो का स्थान लिया। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बिंदु था, है ना। तो यहाँ पर है कि कासिम बाजार भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बिंदु था, ये गलत होगा, पांडिचेरी होना चाहिए था। प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित रूप में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ये सही है, पहला ऑप्शन कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, फिर सूरत कारखाने की स्थापना हुई, फिर विलियम हॉकिंस का आगमन हुआ और टॉमस रो का लास्ट में आगमन हुआ। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुँचे। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन को सूरत के मुगल गवर्नर से वहाँ व्यापार करने में अनुमति मिली, है ना। तो इन्हें हॉकिंस साहब को अनुमति नहीं मिली थी कैप्टन मिडल्टन को। फिर है कि 1613 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ। पूछते कि अस्थायी कारखाना कब स्थापित हुआ, तो वो हुआ था 1613 ईस्वी में। फिर है 1615 ईस्वी, राजा जेम्स प्रथम ने राजदूत सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। तो 1618 ईस्वी तक राजदूत अंतर्देशीय टोल से छूट के साथ मुक्त व्यापार करने की पुष्टि वाले 2 फरमान राजकुमार खुर्रम से प्राप्त करने में वो सफल हो गया, है ना। सर टॉमस रो के बारे में बात कर रहा है। फिर है 1616 ईस्वी में कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगर दक्षिण की बात आ जाए, कंपनी की दक्षिण में पहला कारखाना कब स्थापित हुआ, तो 1616 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो मसूलीपट्टनम में। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया है सर जॉन शोर, जिसका संबंध अंग्ला नेपाल युद्ध से नहीं है। फिर है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड वेलेजली, इन्होंने सहायक संधि किया, इसके रूप में ये जाने जाते हैं। फिर है लॉर्ड हेस्टिंग, ये तृतीय अंग्ला मराठा युद्ध इसी के काल में हुआ था। एक्सप्लेनेशन को देखें कि सर जॉन शोर का संबंध किससे है, तो अंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 16 के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था, है ना। यहाँ पर दिया गया है कि सर जॉन शोर
ये नहीं होगा, होना चाहिए था लॉर्ड हेस्टिंग, है ना। इस युद्ध के पश्चात 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। इसके अलावा बताया गया है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ईस्वी पूछ दे कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो उत्तर होगा 1793 ईस्वी, है ना। फिर है तृतीय अंग्ला मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। यहाँ पर दिया गया है कि लॉर्ड हेस्टिंग के काल में क्या हुआ था, तो तृतीय अंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कि स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, ये गलत है। बाकी बात ये तीनों सही है, जिसमें है सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि लॉर्ड रिपन जो थे अस्थायी स्वशासन की शुरुआत किया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा अस्थायी स्वशासन, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की स्थापना किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था, तो तृतीय अंग्ला मराठा युद्ध इसी के काल में हुआ था। फिर आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही आंग्ला नेपाल युद्ध एवं सुगौली की संधि की। वेलिंगटन पूना पैक्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होम रूल लीग का गठन के समय थे, लॉर्ड बेवेल थे कैबिनेट मिशन का भारत आगमन के समय, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे शिक्षा व सेडलर आयोग की नियुक्ति के समय गवर्नर। ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, लॉर्ड एल्गिन के बाद 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया। भारत में उसका कार्यकाल काफ़ी उथल पुथल रहा है। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। दूसरी ओर उनके अनेक सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्य भी किया। निम्न में कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन द्वारा नहीं किया गया, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी को सही माना गया है कि सर कॉलिन स्कॉट मिनक्रिक की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, ये इसकी शासनकाल में नहीं हुआ था। बाकी है सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना, फिर है टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन, फिर है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। ये सभी इनके कार्यकाल में हुई थी। तो एक्सप्लेनेशन में है, कर्जन ने 1899 से 1900 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल एवं सूखे की समीक्षा के लिए सर एंटनी मैकडॉनेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। तो अकाल की स्थापना हुई थी इन्हीं की अध्यक्षता में। यहाँ पर दिया गया था अकाल आयोग का स्थापना सर स्कॉट मैनक्रिक की अध्यक्षता में, जो कि गलत है। सर एंटनी मैकडॉनेल इसकी अध्यक्षता में हुई थी। फिर है कि 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। भारत में सर्वाधिक रेल लाइन का निर्माण भी कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये बात ध्यान रखना है कि किसके शासनकाल में सर्वाधिक रेल लाइन का विकास हुआ, तो लॉर्ड कर्जन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रवर्तन किया, तो इसका उत्तर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने प्रवर्तन किया था। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण को स्थापित करना, राजद्रोही लेखकों को दबाना एवं ऐसे प्रयास करना जिससे समाचार पत्रों के संपादक को दंडित किया जा सके। फिर आता है लॉर्ड रिटन के बारे में बोलता है कि 1882 ईस्वी में इसे ख़त्म कर दिया था। यानी कि ये जो एक्ट आया था वो 1882 ईस्वी में ख़त्म कर दिया। किसके द्वारा ख़त्म हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। साथ ही कहता है कि प्रेस के विकास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान तथा लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ने एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने का एक शिक्षा दिया। लिटन ने 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। क्वेश्चन पूछ दे, दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था, तो उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी। 1878 ईस्वी में उसने भारतीय शस्त्र अधिनियम को पारित करवाया। साहित्य के इस इतिहास में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है।
तो इस प्रकार से इस प्रश्न का फैक्ट था, जिसे ध्यानपूर्वक देखना है। अगला है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। दूसरा है, रिपन के कार्यकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया। फिर है, इस कानून के अंतर्गत जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हों वहां 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगाया जा सकता था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला कहता है ए, दूसरा कहता है बी, तीसरा है 1 और 2 दोनों। तो इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। इसके कार्यकाल में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव पास हुआ था। 4 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। अब आता है कि लॉर्ड रिपन के महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा। पहला है अफगानिस्तान से संधि, जो कि 1881 ईस्वी में हुई। फिर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था 1882 ईस्वी में। इसके अलावा श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसके कार्यकाल में हुए थे? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुए थे। फिर है मैसूर के शासक को गद्दी वापस कर दिया था इन्होंने। फिर है नियमित जनगणना की शुरुआत इसी के शासनकाल में 1881 से हुआ था, इसे भी याद रखना है। हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन के कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी, है ना। तो पॉजिटिव रूप में भी इन्हें एक संज्ञा दी थी, किसके द्वारा? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। अगला प्रश्न है, कौन यह समझता था कि 1836 में भारतीय समाज की सुरक्षा और शांति के लिए सर्वाधिक खतरा रूसी अभिकल्पना यानी डिजाइन थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने सन 1836 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना। उसने ब्रिटिश भारत को सुरक्षा के लिए रूसी साम्राज्य को खतरे के रूप में देखा। इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अफगानिस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप का उपयोग बफर क्षेत्र के रूप में करने का निर्णय लिया। उसने शुजा शाह को काबुल की सत्ता पर काबिज करने का प्रयास किया और प्रथम अंग्ला अफगान युद्ध 1838-42 किया, किंतु वह असफल रहा। तो मुख्य रूप से यहाँ पे हमें देखना है, अगर रूस की चर्चा किया जाए तो उसका संबंध होगा लॉर्ड ऑकलैंड से, जो भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, अखिल भारत जनगणना 1782 ईस्वी में पहली बार की गई और 1781 ईस्वी से नियमित रूप से की जाने लगी। फिर है पंचवर्षीय अभ्यास के रूप में हमेशा की जाती है। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर है 1 और 2 दोनों सही है। 1772 ईस्वी में जो हुआ था वो पहली बार हुआ था और 81 से नियमित रूप में की जाने लगी। तो कहता है कि ब्रिटिश भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1772 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है यहाँ पे लॉर्ड मेयो को। और नियमित रूप से 1881 में रिपन के कार्यकाल से शुरू हुआ। फिर है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी को जनगणना प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष था, जो कि गलत है, होना चाहिए था 10 वर्ष। फिर है गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की जाती है। अगर मंत्रालय का नाम पूछ दे तो उत्तर होगा गृह मंत्रालय। प्रश्न है, किस वायसराय ने कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? तो उत्तर होगा लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन ने 1933 ईस्वी के अपने पत्र में कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि भारतीय मैदान के में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई है, यानी इन्होंने भारतीय बुनकरों की दुर्दशा को देखते हुए ये बात की थी। अगले प्रश्न में जाने से पहले कुछ और कथन है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। तो कांग्रेस के ऊपर में जो कमेंट किया था वो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखें। फिर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो तलवार की चर्चा किया गया था, तो किसके द्वारा? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा। फिर है कि लॉर्ड विलिंगटन 1931-1936 ईस्वी के कार्यकाल इसका था।
ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया। ये था लॉर्ड वेलिंगटन। उनके दौर में तीसरे गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा, सांप्रदायिक पंचाट, पूना संधि, भारत का बर्मा से अलग होना इत्यादि था। तो इसे याद रखना है। प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वह इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उसे महाभियोग लगाया गया। उपयुक्त कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग के बारे में। कार्यकाल खत्म होने के बाद वारेन हेस्टिंग 1772 से 85 जिसका कार्यकाल था, ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया। इसके कार्यकाल में निम्नलिखित कार्य हुए थे। यानी ये जब वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल भारत में था तो क्या क्या कार्य हुआ? तो 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ। फिर है प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 ईस्वी, तथा द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था, वो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही हुआ था। इसके साथ ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। प्रश्न यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो 1774 में हुई थी वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी? तो उत्तर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर आया है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के काल में ही हुआ था। इसके अलावा कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना इन्होंने करवाया था। तो इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग के साथ जुड़े हुए फैक्ट हैं। प्रश्न है कि वह भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय थे और उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, आज़ाद हिंद फौज की नींव पड़ी, अगस्त प्रस्ताव हुए और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। ये सभी घटनाएं जो घटित हुई थी वो लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही हुई थी। एक्सप्लेनेशन है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय थे और इन 8 साल की अवधि वायसराय के रूप में उनके सबसे लंबा शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ था। प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो व्यपगत का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, अवध का विलय हुआ, भारत में पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन हुआ और वुड से एजुकेशन डिस्पैच। तो निम्नलिखित में कौन से कोड उनकी घटना का सही कालक्रम है? तो सर्वप्रथम सही कालक्रम इसमें बताया गया है, 1 को पहला स्थान पर रखा गया है, 3 को दूसरे स्थान पर रखा गया है यानी भारत में पहली रेलवे लाइन, फिर है 4 को तीसरे स्थान पर रखा गया है और अंत में 2 को होगा यानी चौथा अवध का विलय लास्ट में है। तो 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति का सिद्धांत पेश किया गया। इसका मतलब है किसी भी रियासत के शासक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश द्वारा शासित है, जो कोई कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राज्य ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। यही था हड़प नीति जो लाया गया था 1848 ईस्वी में। 1856 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को पद से हटाकर यानी पदच्युत का आदेश दिया। यह डलहौजी के हड़प सिद्धांत के अनुरूप था, जिसमें यदि कुशासन भी हो तो अंग्रेज किसी राज्य पर कब्जा कर लेते थे। फिर है फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर इन्होंने कब्जा किया। तीसरा कथन में है कि 1853 में डलहौजी ने भारत में रेलवे का निर्माण करने का निर्णय लिया, रेलवे लाइन के निर्माण। फिर है 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन की इन्होंने बिछवाई। रेलवे को अक्सर ब्रिटिश शासन के तहत हुए आधुनिकीकरण के एक मार्कर के रूप में देखा गया है। तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन था। चौथा कहता है कि 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने भारत के लिए एक शैक्षणिक प्रणाली के पर एक प्रश्न तैयार किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माने जाने वाला यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहली व्यापक योजना थी। प्रश्न है, गवर्नर जनरल द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला है कि विलियम बेंटिक, दूसरा है एलेनबरो, तीसरा है डलहौजी और चौथा है वेलेस्ली। इनके कार्य क्या थे, इन गवर्नर जनरलों का कार्य क्या थे? तो यहाँ पर बताया गया है कि सही सुमेलित करें। तो यहाँ पर 2 युग्म जो है वो सही सुमेलित है और बाकी 2 जो है वो गलत है। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि कौन से गलत है और किन का क्या कार्य था।
तो राजा राम मोहन राय अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ दृढ़ योद्धा थे। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा अधिनियम पारित किया, है ना, सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित किया। फिर है लॉर्ड एलेनवेरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। पूछते दास प्रथा को समाप्त किसके शासनकाल में हुआ था, कौन थे गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड एलेनवेरो। 1843 ईस्वी को भारतीय दासता अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत ब्रिटिश भारत में पारित एक अधिनियम था। फिर है कि 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध माना गया। इनका मसौदा कौन लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा इसे पारित किया गया था। पूछ ले मसौदा किसने लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था, और पारित किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग किया था। फिर है ठग यानी चोर को वंशानुगत हत्यारे थे जिनका पेशा लोगों को धोखा देना और पगड़ी या रुमाल से उनका गला घोंटकर हत्या करना था, जो पूरे भारत में गिरोह के रूप में घूमते थे। तो ठगों को दबाने के लिए बेलेजली ने नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, है ना। इस पर जो कानून लाया था वो कौन लाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठग उन्मूलन का कार्यक्रम लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में किया गया था, इसे याद रखना है। इस पर भी एक सिनेमा बनी है जिसमें कि अमिताभ बच्चन और आमिर खान ने कार्य किया है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान है, शायद फ्लॉप सिनेमा है। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इन्होंने RMM वर्ड के तहत उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व व्यवस्थियों का शुभारंभ किया। यानी कि वर्ड की अध्यक्षता में उन्होंने क्या किया था, उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों को शुभारंभ किया था। उच्च और निचली अदालतों में फारसी का स्थान स्थानीय भाषाओं ने ले लिया। फिर कहता है कि उसने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त किया। तो कौन से कथन गलत हैं, तो C को गलत माना गया है। पिछला ऑप्शन 1 और इस यहाँ पर 2, ये दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उन्होंने RM वर्ड के नियंत्रण में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों की शुरुआत की। यह बंदोबस्त 30 वर्ष की अवधि के लिए था और यह या तो मिट्टी जोतने वालों के साथ या भूस्वामियों के साथ किया जाता था। दूसरा है, निचली अदालतों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाएं और उच्च अदालतों में अंग्रेजी की शुरुआत की। ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि जिला दीवानी अदालतें वारेन हेस्टिंग द्वारा बनाई गई और कलेक्टर के अधीन रखी गई। दूसरा है, कॉर्नवालिस ने भारत में यूरोपीय निवासियों को स्थानीय न्यायिक प्राधिकरण के अधीन रखा। तीसरा है, विलियम बेंटिक ने भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? यहाँ पर कहा गया है 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि जिलों में क्रमशः नागरिक विवाद और आपराधिक विवादों को सुनवाई के लिए जिला दीवानी अदालतें और जिला फौजदारी अदालतें वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित की गई थी। जिला दीवानी अदालतों को कलेक्टर के अधीन रखा गया और जिला फौजदारी अदालतों को काजियों के और मुफ्तियों की सहायता से एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। फिर है, ये अदालतें भी कलेक्टर की सामान्य निगरानी में थी। अगला फैक्ट है कि कॉर्नवालिस द्वारा लागू कॉर्नवालिस कोड ने राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग किया, यानी राजस्व प्रशासन अलग हो गया और न्याय प्रशासन जो था उसे अलग हो गया। इसने यूरोपीय विषयों को भी स्थानीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ला दिया। इसके अलावा कहता है, सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए सिविल अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाया गया, इसलिए कथन 2 सही है। फिर है कि विलियम बेंटिक ने हस्तांतरीकरण के लिए लॉर्ड मेकाले के अधीन एक विधि आयोग की स्थापना की। फिर है कि एक भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 तैयार की गई। इस तरह से कथन 3 को सही माना गया है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। गवर्नर जनरल का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब बगल में महत्वपूर्ण इनके घटनाक्रम है। तो यहाँ पर हमें देखना है कितने युग्म गलत हैं। उत्तर में बताया गया है कि एक युग्म यहाँ पर गलत है। तो एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। लॉर्ड मेटाकाफ ने
1835-36 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1823 के अप्रिय अध्यादेश को निरस्त कर दिया और भारतीय प्रेस मुक्तिदाता की उपाधि अर्जित की। टैक्ट ने भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए नया प्रेस कानून पेश किया। फिर आता है 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रणाली के तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश सेना को अस्थायी तौर पर तैनात करने और उसके रखरखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। ये कार्य किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। बड़ा बेशर्म आदमी था ये। फिर है कि भारतीय शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए भी सहमत होना पड़ता था और कंपनी से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था, है ना ही वह गवर्नर जनरल इनके बदले अंग्रेजों के से परामर्श के बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ युद्ध या बातचीत कर सकता था। तो इस प्रकार से ये जो बंदिशें लगाई गई थी वो वेलेस्ली के द्वारा लगाई गई थी। इसका कार्यकाल था 1798 से 1805 ईस्वी। कहता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की, यानी दो का शासन, जिसमें कंपनी और नवाब शामिल थे। बंगाल में दीवानी यानी राजस्व एकत्र करना और निजामत यानी कि पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने डिप्टी सूबेदार को नामित करने के अपने अधिकार के माध्यम से दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों और निजामत के अधिकारों का प्रयोग किया। कंपनी ने सम्राट के दीवानी कार्य और बंगाल के सूबेदारों से निजामत कार्य प्राप्त कर लिए। नवाब शांति और व्यवस्था बनाने रखने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वह धन और बलों के लिए कंपनी पर निर्भर था, क्योंकि कंपनी ही सेना के और राजस्व को नियंत्रित करती थी। फिर आता है कि एशियाटिक सोसाइटी एशिया में शिक्षा और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके कहने पर हुआ था? तो उत्तर होगा विलियम जोन्स की पहल पर। फिर है कि 1994 से एशियाटिक सोसाइटी को भारत और संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। यानी इसे कब घोषित किया गया था तो उसे देख लें। फिर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की महत्वपूर्ण घटना है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग का नाम दिया गया है, के काल के दौरान हुई, जिन्होंने 1773 से 85 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सन्यासी और फकीर विद्रोह के का लक्षण हैं? ऑप्शन दिया गया है, ये विद्रोह अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़प की श्रृंखला के निर्दिष्ट करते हैं। दूसरा है, इस विद्रोह का एक कारण तीर्थयात्रियों के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आगमन पर प्रतिबंध लगाना है। तीसरा है, 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया। फिर है, ये असहयोग आंदोलन के समकालीन है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि 1, 2 और 3 जो है वो सही है, 4 जो है वो गलत है ना। ऑप्शन सी को सही माना गया है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र था बंगाल। पूछ देगा सन्यासी विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? पंजाब था, बंगाल था, अवध था, तो उसका उत्तर होगा बंगाल। फिर है, सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे। विद्रोह का नेतृत्व अर्धसामंती लोगों द्वारा किया गया। इसमें बेदखल किए गए किसान, सिपाही, पदच्युत जमींदार और धार्मिक नेता भी शामिल थे। 1763 ईस्वी में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और ये 1800 ईस्वी तक चलता रहा। अगला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा पर कर लगाने से सन्यासी सरकार के विरुद्ध हो गए एवं विद्रोह कर दिया। फिर है कि प्रारंभ में इसे दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को दिया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो आनंद मठ है, इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न भी अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहता है। अगला है, लूट, उद्योग धंधे व खेती को बर्बाद तथा तीर्थ यात्रा पर करारोपण से ने शांति सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, फिर भी विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन सा एक प्रमुख योगदान नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी। इसने अंग्रेजी हुकूमत को आम जनता के करीब लाया। एक्सप्लेनेशन को देखना चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में निम्न में से किस एक को शामिल नहीं किया जा सकता है? उत्तर है अदालतों का सहयोगी रवैया। मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में खूंटी कट्टा व्यवस्था की समाप्ति, साहूकारों एवं महाजनों द्वारा मुंडाओं के जमीनों पर कब्जा करना, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत बढ़ता हुआ लगान, धर्मांतरण इत्यादि प्रमुख था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली व सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। मुंडा विद्रोह की उपलब्धियों पर विचार करें एवं कूट को से सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर कहा गया है 1, 3 और 4 जो है वो सही है। इस विद्रोह के कारण खूंटी कटा व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई, एक सही है। दूसरा है कि विद्रोह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाना था, ये भी सही है। और चौथा है, इस विद्रोह के फलस्वरूप जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लागू किया गया, ये भी सही है। दूसरा है संथाल परगना नामक नए जिले का निर्माण, ये गलत है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। मुंडा विद्रोह की उपलब्धियां हैं, 1908 की चर्चा किया जा चुका है। खूंटा कटी व्यवस्था भी हुआ था, इसकी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद जबरन बेगार प्रतिबंध भी इस पर बैन किया गया था। फिर है गुमला में खूंटी नामक 2 अनुमंडल बनाए गए थे। कहाँ बनाए थे? तो गुमला में, इसे याद रखना है। यहाँ पर चर्चा किया गया था कि संथाल परगना, है ना, जो गलत है। फिर है सूदखोरी को प्रतिबंध किया गया एवं भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाया गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है, प्रमुख जनजाति विद्रोह एवं इनके नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो बेमेल जोड़ा जो बताया गया था फराजई विद्रोह, है ना। बाकी कोल विद्रोह हुआ था बोधो भगत के द्वारा, सावंतवादी विद्रोह हुआ था फोर्ड सावंत के द्वारा, और घोड़जी बाग का विद्रोह हुआ था घोड़जी के द्वारा। इस प्रकार से इस प्रश्न, तो फराजई आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो फरीदपुर में हुआ था। फरीदपुर यानी कि बंगाल के एक क्षेत्र में। ये आंदोलन जो हुआ था हाजी शरीयतुल्लाह के विचारों के प्रभावित होने के कारण हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य था इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले सभी सिद्धांतों और रीति रिवाजों को खत्म करके धर्म को स्वच्छ बनाना था। यह विद्रोह 1838 से 1857 ईस्वी तक चलता रहा। कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि उनकी जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। दूसरा है, संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया। अच्छा। फिर है कि संथालों के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगना के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाई में संगठित कर दिया। चौथा है कि संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। तो प्रयुक्त में से सही कथन को हमें चूज करना है। 1 दिया है, 1, 2, 3 दिया है, 1, 3 है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ऑप्शन डी को माना गया है। 1 और 3 है ना, 1 है और 3 है। 4 को गलत माना गया है जो कि होना ही था। और अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से पेश नहीं, बहुत कड़ाई से पेश आया था। इस कारण से ऑप्शन 2 भी गलत है। 1855-56 में संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल क्षेत्र के बीच, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है, उसके बीच था। इसमें सिद्धो कान्हो चांद भैरव इस आंदोलन के नेतृत्व करता था। ये सभी भाई थे, है ना। फिर है 1856 ईस्वी में इस आंदोलन को दबाने के बाद अलग से एक संथाल परगना की स्थापना की गई। इसे भी याद रखना है। प्रश्न है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। यह एक साम्राज्यवाद विरोधी विद्रोह था। फिर है कि इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू। तो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। कब हुआ था तो इसकी चर्चा की जा चुकी है कि यह 30 जून 1855 में हुआ था। अन्य एक्सप्लेनेशन को देखना है तो इसे आप पॉज करके देख सकते हैं।
प्रश्न है संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह का एक प्रमुख संथालों के क्षेत्र में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करना था। यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह का संथाल हूल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण संथालों की भूमि पर गैर आदिवासियों का हस्तांतरण भी था। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानना जरूरी है कि विद्रोही नेता को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। सबसे पहले सिद्धू को पकड़ा गया था। पूछ दे क्वेश्चन कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव विश्व के मुख्य लड़ाका थे, उसमें से सिद्धू को पकड़ा गया तथा उसे 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को फांसी दी गई। यह विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो 30 जून 1855 ईस्वी को सिद्धू के गांव भागनाडीह में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह की उपलब्धियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस विद्रोह ने आदिवासियों को जागरूक करने का कार्य किया। दूसरा है संथालों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की गई। तीसरा है संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। चौथा है चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक नया पुलिस कानून बनाया गया। तो कौन से कथन सत्य हैं? 1, 2 और 3 ये सभी सत्य माना गया है। 4 को गलत माना गया है कि चार्ल्स वुड के नेतृत्व में। उसकी चर्चा करते हैं। आदिवासियों में इसकी जागरूकता का प्रसार हुआ, ये सही है। पृथक संथाल परगना का निर्माण हुआ, ये भी सही है। संथाल क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर बाहरी लोगों को प्रवेश एवं उनकी गतिविधियों को नियंत्रण किया गया। जॉर्ज यूल के नेतृत्व में एक नया पुलिस कानून बनाया गया। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी पारित किया गया। तो किस युद्ध के बाद या किस विद्रोह के बाद संथाल परगना में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ? ऑप्शन दे देगा हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो उत्तर होगा संथाल विद्रोह। यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। भील विद्रोह के बारे में दिया गया है, खासी विद्रोह के बारे में है, चेर विद्रोह और नागा विद्रोह। तो उत्तर यहाँ पर है ए। भील विद्रोह जो थे उसका संबंध है सेबरम से। खासी विद्रोह है, ये है राजा तीरथ सिंह से। चेर विद्रोह है, ये है भूषण सिंह से। और अंत में नागा विद्रोह है, इसका संबंध है रानी गैडनिल्यू से। तो यहाँ पर है, देख लें, भील विद्रोह, खासी विद्रोह, चेर विद्रोह और नागा विद्रोह। यहाँ पर फिर है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। खोंड विद्रोह, रामोशी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और कुका विद्रोह। तो इसका उत्तर बी होगा। 1 का संबंध यानी खोंड विद्रोह का संबंध है चक्र बिशोई से। रामोशी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे चीतर सिंह। फिर है पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे टीपू। और कुका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहरमल। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। खासी विद्रोह का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करम शाह ने किया था। फराजई आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों को सही माना गया है। फिर आता है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बघेरा विद्रोह ओखा मंडल के बघेरों द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ के विरुद्ध किया गया था। अगला है गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन सी को माना गया है। अगला प्रश्न है रामोसी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाले एक लड़ाकू जाति थी। इन विद्रोह लोगों ने अपने सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में 1822 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के दौरान इन लोगों ने सतारा के आसपास के क्षेत्र में लूटपाट का अंजाम दिया था। तो कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पर कहा गया है बी सत्य है, यानी 2 और 3 को सत्य माना गया है। ए जो है रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाले लड़ाकू जाति थे, इसे गलत माना गया है। देखते हैं। रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाले एक आदिम जाति थे, है ना, यानी ट्राइबल थे। ये लोग अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे। इन लोगों को 1822 ईस्वी में अपने सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। पूछ दे कि नेतृत्वकर्ता का नाम, तो सरदार चीतर सिंह थे। कब हुआ था? तो 1822 में शुरू हुआ था। सितंबर 1839 ईस्वी में सतारा के राजा
प्रताप सिंह के सिंहासनच्युत तथा देश निष्कासन से प्रदेश में असंतोष उत्पन्न हो गया। 1825-26 में भयंकर अकाल और कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पूना विद्रोह कर दिया। 1840-41 में विस्तृत दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेत्तकर ने बहुत से सैनिक एकत्रित कर बादामी के दुर्गों को जीत लिया और उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। प्रश्न है, गडकरी विद्रोह के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पर है असत्य कथन, इस विद्रोह का नेतृत्व सावंत गडकरी ने किया था। बाकी बात, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। गडकरी लोग मराठा के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे, यानी ये सभी लोग क्या थे, ये अंग्रेजों के सैनिक थे। फिर है, गडकरियों के समन गढ़ एवं भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया था। ये सभी सही है, लेकिन सी जो है ये गलत है। देखते हैं, गडकरी विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। नेतृत्व करता थे पंडित यानी दाजी कृष्ण पंडित। बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और किलों को फिर से प्राप्त कर लिया। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में हुआ था, इसे याद रखना है। प्रश्न है कि इनमें से असत्य कथन की पहचान करें। वघेरा पश्चिमी भारत में विद्रोह पश्चिम भारत में हुआ था, यानी वघेरा विद्रोह पश्चिम भारत में हुआ था। पश्चिम घाट में रहने वाले सरामोसी जाति के लोगों ने सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। फिर है, गडकरी विद्रोह का नेता घोंडजी बाग था। इसके अलावा है, सावंतवादी विद्रोह का नेता घोंडजी बाग था। इसमें असत्य कथन होगा ऑप्शन डी। किट्टूर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान कर्नाटक राज्य के अंतर्गत किट्टूर नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। किट्टूर रियासत के शासक रानी चेन्नम्मा थी। चेन्नम्मा के पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद राज्य की हड़प नीति के तहत किट्टूर को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। किट्टूर को हड़पने के कारण वहां की रानी चेन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो डी को सत्य माना गया है। 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, किट्टूर विद्रोह के संबंध में अपने पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को गोद लिया था। किसे गोद लिया था उसका नाम भी दे सकता है, तो उसका उत्तर होगा शिवलिंगप्पा। रानी ने किट्टूर को हड़प नीति के अंतर्गत राज्य को नहीं हड़पने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलिफिंस्टन को पत्र लिखा था, लेकिन एलिफिंस्टन ने क्या किया था, उस पत्र को अस्वीकार कर दिया। इसके फलस्वरूप 1824 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने रानी चेन्नप्पा की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजय हुए। तो होना ही था। रानी चेन्नप्पा को गिरफ्तार कर बेलहोंगल के किले में कैद कर लिया, जहां उन्हें 2 फरवरी 1829 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाली भारत की पहली महिला शासिका थी। प्रश्न पूछते कि भारत में विद्रोह करने वाली प्रथम महिला शासक कौन था? ऑप्शन होगा रानी चेन्नम्मा, दूसरा ऑप्शन होगा लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार से उत्तर देना है रानी चेन्नम्मा का। युद्ध में रानी के प्रमुख सहयोगी संगोली रायन्ना और गुरु सिदप्पा थे। इनके सहयोगी थे संगोली रायन्ना और गुरु सिदप्पा। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। प्रश्न है, दीवान बेलूथम्पी विद्रोह के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। बेलूथम्पी त्रावणकोर रियासत के दीवान थे। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायक संधि विवाद को लेकर विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को एक बड़ी सैनिक टुकड़ी का सहयोग लेना पड़ा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी सत्य माना गया है। बेलूथम्पी विद्रोह के बारे में पूछते कब हुआ था, तो वो 1805 ईस्वी में त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। बाकी बात इसकी चर्चा की जा चुकी है। ऑप्शन में सहायक संधि था, है ना। 1857 के पूर्व विद्रोह में त्रावणकोर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसमें राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, पालीगरों का विद्रोह वर्तमान भारत में किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर होगा तमिलनाडु। पालीगरों का विद्रोह वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह युद्ध भारत में पूर्व तिरुनेलवेली साम्राज्य के पालीगर्स एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के बीच 1799 से 1801 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व वीपी काटावामन ने किया था। वीपी काटावामन ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश भूमिकर व्यवस्था के विरुद्ध थे। फिर है 1844 ईस्वी में सूरत में नमक आंदोलन होने के निम्न में से कौन से एक सही कारण है?
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नमक कर में वृद्धि लगने के कारण। बाकी सभी है भारतीयों के नमक बनाने पर रोक लगाना, नमक के निर्यात पर रोक लगाना, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्सप्लेनेशन में है 1844 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा नमक कर को आधे रुपये प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति मन कर दिया गया, जिस कारण सूरत के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह कर दिया। अत्यधिक विरोध के कारण अंग्रेजों ने नमक बनाने पर बढ़ाए गए कर फिर से वापस ले लिया। इस प्रकार 1848 ईस्वी में सरकार ने एक मानक नापतोल लागू किया, जिसे लोगों के विद्रोह के कारण वापस ले लिया गया। फिर आता है पाइक विद्रोह के संबंध में कथनों में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर पाइक अपने सैन्य सेवाओं के बदले नगद वेतन प्राप्त करते थे, इसे गलत माना गया है। पाइक अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे तथा वंशानुगत आधार पर कार्य करते थे। पाइक क्या थे? तो ओडिशा के परंपरागत पैदल सैनिक थे। इस विद्रोह में पाइकों का नेतृत्व किसने किया था? तो जगबंधु ने किया था। खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण मानव बलि को प्रतिबंध करना था। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्रविशोई ने किया। तो कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2 दोनों को सत्य माना गया है। खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मध्य भारत की एक जनजाति है। इस विद्रोह किस ईस्वी सन में किया गया था? तो 1837 से 1856 ईस्वी तक इस विद्रोह चक्रविशोई के द्वारा ये विद्रोह हुआ था। बाद में राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में सवारा एवं अन्य जनजातियां भी इस विद्रोह में शामिल हो गई। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तर होगा नागालैंड में। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गेडिनल्यू नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया, जिसे जियातरंग आंदोलन कहा जाता है। रानी गेडिनल्यू ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में को समर्थन दिया। 1932 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 वर्ष की इन्हें जेल में व्यतीत करने पड़े। फिर जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहकर पुकारा। 1982 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत के जनजातीय विद्रोह के संबंधित प्रमुख क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसका उत्तर होगा पालीगरों का विद्रोह महाराष्ट्र, जबकि पाइका विद्रोह उड़ीसा, खोया विद्रोह आंध्र प्रदेश, दीवान बेलथम्पी विद्रोह मैसूर, ये सभी सही है। पालीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था, ना कि महाराष्ट्र में। वघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। रामोशी का विद्रोह पश्चिमी घाट में, किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में एवं फराजे विद्रोह बंगाल में। तो ये तो था MCQ Day 1, है ना, हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।